तो डॉक्टर ग्रोवर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। नमस्कार। जब हम आँखों की हेल्थ की बात करते हैं तो आँखों का स्वास्थ्य क्या होता है? आँखों का जो ग्लास हमारे सामने ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसकी मेल्टिंग भी हो जाती है अगर सीरियस मैलन्यूट्रिशन हो, जैसे स्मोकिंग जो कि ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज करती हैं, या ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग। कि मुझे क्या खाना चाहिए कि मेरी आँखों की ज्योति जो है वो हमेशा अच्छी रहे? स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये है कि उनको बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स और एडिक्वेट एक्सरसाइज। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का आँखों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो नुकसानदेह है हमारी आँखों के लिए? तो इन सब को ब्लेफरोप्लास्टी से ठीक किया जा सकता है। तीसरी कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं वो एक्सेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन से फिर मैनिफेस्टेशंस आई स्ट्रेन की होने लग जाती हैं। दिल को दिल का पता देती हैं आँखें, दिल को दिल का पता देती हैं आँखें, धड़कनों को जगा देती हैं आँखें। माना कि नींद आती है आँखों के ही रास्ते, लेकिन कभी कभार नींदें उड़ा देती हैं आँखें। भाई आपको लग रहा होगा कि आज हमारा ये जो एक मुलाकात का एपिसोड है, इसमें हम आपकी मुलाकात किसी शायर या किसी शायरा से कराने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। थोड़ा हैवी हो गया, चलो आम भाषा में बोलते हैं। आप आँखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और इतने बड़े डॉक्टर हैं कि आपकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से विभूषित किया है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर A.K. ग्रोवर का। तो डॉक्टर ग्रोवर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बातचीत करने का ये अवसर और आपके थ्रू ऑडियंस से बात करने का ये अवसर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑल आवर प्लेजर। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप आए हमारे यहाँ पर। धन्यवाद। तो सर, हम अभी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि भारत सरकार ने आपको पद्मश्री दिया है। तो जब ये पद्मश्री दिया जाता है, वो जो एक अनुभव होता है लाइफ टाइम का होता है। हाउ वॉज इट फॉर यू? क्योंकि अब आपको पद्मश्री से नवाजे गए हुए भी बहुत सारा वक्त हो गया है, तो कैन यू प्लीज डिस्टिंग्विश इट प्री पद्मश्री एंड पोस्ट पद्मश्री, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ वाज दैट फीलिंग? एक बहुत बड़ा ऑनर है जो आपको लगता है कि आपने इतने सालों तक काम किया है, आपने जो फीलिंग रखी है कि दुनिया के सभी लोगों का जितना आप भला कर सको और अपने प्रोफेशन में जितनी एक्सीलेंस के लिए कोशिश कर सको, ऐसा लगता है कि उसकी रिकग्निशन हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन, ना भूलने वाला समय हो जाता है। और वो जो सेरेमनी होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है, बहुत उसको प्लान करके, और एक बड़े लेवल पे जहाँ पे कि सभी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सभी मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से लेके कैबिनेट मिनिस्टर, सभी लोग होते हैं। बिल्कुल। और फिर अवार्ड रिसीव करने वालों की गैलेक्सी होती है जो कि एक ऑरा देती है उस सेरेमनी को। और हमारी सेरेमनी में तो ऐश्वर्या राय को मिल रही थी, तो अमिताभ बच्चन भी थे। तो अमिताभ बच्चन जी से मिलना भी एक जॉय था जी। और उन सब लोगों से बात करना, उनके साथ बैठना, उन सबसे डिस्कस करना, ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है। अब आप ये देखिए कि जैसे आपने कहा कि ऐश्वर्या राय जी को भी मिल रहा था और आपको भी मिला। अब ऐश्वर्या राय जी की जब नाम लिया जाता है तो उनकी आंखों का जिक्र ही सबसे पहले आता है। तो क्या सर आपके साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि जनरली हम लोग जब व्हेन समवन इज अ डेंटल सर्जन, कोई डेंटिस्ट है, तो जब किसी से मिलते हैं पहली बार सबसे पहले उनके दांत ही देखते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप आंखों को थोड़ा नेविगेट करते हैं? मैं आंखों की सुंदरता ही देखता हूँ, वहाँ पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। आंखें जो हैं एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन का मीडियम भी है। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन होती है वो आंखों से ही होती है। पर्सन्स कैरेक्टर, हिज goodness also reflects in the eyes. So
जो मेडिकली तो हम कहते हैं कि वो सारे बॉडी के डिजीजेस को भी रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन वो हम नहीं सोचते जब हम लोगों से मिलते हैं तो सुंदरता सोशली। दैट्स वेरी उनकी एक्सप्रेसिविटी, उनमें कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द आईज। दैट्स सो ब्यूटीफुल। और दोस्तों ये सच भी है ना, आंखें जो है ना उससे बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब उम्र भी बढ़ जाती है ना, इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, तो हो सकता है शायद आपकी आंखें धुंधली हो जाएं, लेकिन इंसान को पहचानने का जो नज़रिया है वो उस वक्त आपका बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सर, स्पीकिंग मेडिकली नाउ, जब हम आँखों की हेल्थ की बात करते हैं तो आँखों का स्वास्थ्य क्या होता है? एक आँखें सबसे बड़ी बात एग्जिस्ट करती हैं एक हेल्दी बॉडी में, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन, उनको ब्राइटनेस, जैसे मैंने कहा कि अगर वो बॉडी में थकान है तो वो थकान आँखों पे रिफ्लेक्ट सब होती दिखाई है, देगा। तो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और यू कैन मेक आउट फ्रॉम द आइज कि ये पर्सन जो है डिप्रेस्ड है या हैप्पी है, या तो एक हेल्दी बॉडी नॉट जस्ट मेडिकली बट ऑल्सो साइकोलॉजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, वो सब कुछ आइज में रिफ्लेक्ट होता है। तो न्यूट्रिशन एक बहुत वाइटल कंपोनेंट है, एडिक्वेट स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल वेलबींग इम्पॉर्टेंट है और मेंटल वेलबींग इम्पॉर्टेंट है। तो सर, ये जो जितने आयाम आपने कहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप इनको थोड़ा थोड़ा इलाबोरेट ज़रूर करें हमारे लिए, क्योंकि सबसे पहली बात जो आपने कही न्यूट्रिशन, तो आँखों के लिए क्या न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? और क्योंकि हम सभी की स्टेजेस होते हैं ना, बच्चा जब जन्म लेता है, फिर उसके बाद छोटा होता है, बड़ा टीनेज में आए, देन उसके बाद जब आप वर्किंग एज, आपका टाइम पीरियड चल रहा होता है, यू आर अ प्रोफेशनल, फिर जब आप एजेड हो जाते हैं, तो इन सारे टाइम में वो न्यूट्रिशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती होगी, इफ आई एम राइट, सो प्लीज़ इलैबोरेट ऑन दैट। एक तो होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप या बच्चों का एज ग्रुप, वहाँ बेसिक न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी की ग्रोथ के लिए। और आई के आसपास सभी तरह के टिश्यू हैं, मसल्स हैं, वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, नर्व्स हैं, तो उन सब की इम्पॉर्टेंस है कि वो अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही हो तो वो अच्छा काम करेंगे। तो आइज़ में एक तरह से आइज़ और सराउंडिंग टिश्यूज़ में सारे बॉडी टिश्यूज़ की हेल्थ आ जाती है। तो अच्छी न्यूट्रिशन उस स्टेज पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कुछ डिजीज़ होते हैं, जैसे बच्चों में डायरिया है, मीज़ल्स है, उसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो वो मैल न्यूट्रिशन से आइज़ पे एक सीरियस डिजीज़ हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके अलावा कॉर्निया की मेल्टिंग भी हो सकती है, आई की ड्राइनेस हो जाती है, जिसको कॉर्निया की मेल्टिंग से हमारा मतलब है आँखों की पुतली, आँखों का जो ग्लास हमारे सामने ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसकी मेल्टिंग भी हो जाती है अगर सीरियस मैल न्यूट्रिशन हो। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी कहते थे, लेकिन वो प्रेसिपिटेट इन कंडीशन से होती थी, जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा थी, न्यूट्रिशन एडिक्वेट नहीं थी, उन चीज़ों से ऐसा होने के चांसेस होते। फॉर्चुनेटली हमारे कंट्री ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया था इसके विटामिन ए डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, और जैसे हमारी न्यूट्रिशन का स्टेटस इम्प्रूव हुआ है कंट्री में, जैसे इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हुआ है, अब ये डिज़ीज़ बहुत रेयर हो गई है। ज़ीरो ऑफ्थेल्मिया या फिर जो नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये सब अब करीब करीब नहीं देखने को मिलता हमें। तो सर बेसिकली कैसे न्यूट्रिशन लिए जा सकते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर हम खाने पीने की बात करें, क्योंकि एक आम व्यक्ति वहीं से समझ पाता है कि मुझे क्या खाना चाहिए कि मेरी आँखों की ज्योति जो है वो हमेशा अच्छी रहे। जो न्यूट्रिशन एज एन एडल्ट और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये है कि उनको एडिक्वेट प्रोटीन्स भी मिलें, एडिक्वेट बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह सब कुछ चाहिए राइट क्वांटिटी में। बट एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी होता है कि हम मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जिनको बोलते हैं वो ठीक क्वांटिटी में उनको, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे नट्स वगैरह में होते हैं उनमें भी होते हैं, या फिर हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो वो अगर एडिक्वेट ब्लड सर्कुलेशन अच्छी बनी रहे बाय एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजिंग, एंड एट द सेम टाइम ओल्डर एज ग्रुप में पर्टिकुलरली मेंटल एक्टिविटी, कि वो एक्टिव रहें, उनसे
कम्युनिकेशन रहे फैमिली की, अड़ोस पड़ोस की, तो वो एस्पेक्ट सारे इम्पॉर्टेंट होते तो हैं। मतलब इन सब चीज़ों का भी असर आँखों पे पड़ता है? हमारे जो एज रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे ग्लोकोमा है, जिसमें कि हमारी नर्व पीछे जो हमारे ब्रेन को सिग्नल ले जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई प्राइमरीली अफेक्ट होके उससे नर्व डैमेज होने लगती है। या एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, जिसमें हमारे पर्दे का सेंट्रल पार्ट, जिससे हम शार्पेस्ट देखते हैं, जिसको मैकुला बोलते हैं, उसकी न्यूट्रिशन कम होने से वहाँ पे उसका फंक्शन कम होने लगता है, या फिर वहाँ एबनॉर्मल ब्लड वेसल बनने लगते हैं जो कि ब्लीड करके नज़र कम कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों में न्यूट्रिशन का गुड सर्कुलेशन विच इज़ मेंटेन्ड बाय एडिक्वेट एक्सरसाइज एट द सेम टाइम एडिक्वेट फिजिकल मेंटल एक्टिविटी, वो चीज़ें सब इम्पॉर्टेंट होती हैं। ऑफ कोर्स जो चीज़ें जैसे स्मोकिंग जो कि ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ करती हैं, या ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, तो वो चीज़ें जो हैं सर्टनली न्यूट्रिशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो वो सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब सर, जहाँ पर कहा जाता है ना कई बार कि स्मोक करने से जो है लंग्स खराब होते हैं, तो भैया लंग्स नहीं, आंखें भी खराब हो सकती हैं उससे? आँखों में ब्लाइंडनेस हो सकती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम होके। तो इन डिजीज़ में, कुछ डिजीज़ में जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में थायराइड आई डिजीज़, जो थायराइड की एक्टिविटी प्रॉब्लमेटिक होने के साथ होती है, इन सब में स्मोकिंग कैन बी वेरी डेंजरस, इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। दोस्तों, ये बात हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम लोग कहते हैं कि हमें अपने देश को टोबैको फ्री रखना है, स्पेशली द यूथ, सो it's not just about your lungs, it's also about the overall health of your body. तो जब हम लोग स्मोक करते हैं, अगर कोई व्यक्ति, तो स्मोक करने से आपकी आंखों पर भी असर पड़ता है, और इतना असर पड़ता है कि आंखों की रोशनी तक जा सकती है। सर, ये तो एक बहुत बड़ी फाइंडिंग आज आपसे पता चली है हमें। तो न्यूट्रिएंट्स के बाद जो सेकंड स्टेज आती है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो जो आपने जिक्र किया था, उसके बारे में आप थोड़ा हमें इलैबोरेट करें। आई जस्ट फॉरगेट द वर्ड व्हाट यू सेड आफ्टर द न्यूट्रिएंट। एक चीज़ तो ये होगी कि न्यूट्रिशन अच्छी हो, दूसरा ये कि एज अ पार्ट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो कुछ तो मैंने इसमें भी बताया कि जो एक हैप्पी हेल्दी मैन है। अब हम हेल्थ की डेफिनेशन भी तो बदल गई, हम सिर्फ फिज़िकल वेलबींग को नहीं मानते, बल्कि सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग को भी मानते हैं। तो हैप्पी पर्सन, अ कंटेंटेड पर्सन will definitely have a better health in general, and the eyes reflect that. सर, यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आँखों को हेल्दी रखने की, तो ये तो सारी बातें हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि आजकल हम लोग खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, वो भी हम बात करेंगे, बट लेकिन उससे पहले हम आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉस्मेटिक सर्जरीज। स्पेशली जब हम आँखों की बात करते हैं तो ओकुलोप्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपकी तो महारत है इस क्षेत्र में, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर ये इलैबोरेट करें कि जब इस तरह की कोई चीज़ जो है परफॉर्म की जाती है आइज़ पे, तो क्या वो सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए है, या कभी कभी ज़रूरत होती है जो पूरी की जानी? जो ओकुलोप्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिटी है, जो कि मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है, उसमें बहुत सारे फंक्शनल कंपोनेंट भी आते हैं। इसमें 3 तरह के डिजीज़ हम लोग टैकल करते हैं। एक तो आईलिड्स के, एक जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी, जो हमारी बोनी कैविटी के कंटेंट्स हैं, जो सारी न्यूट्रिशन, सारी ब्लड सप्लाई, सारी नर्व सप्लाई, सारी मूवमेंट्स देती हैं आँख को, वो वाली पूरी कैविटी, और उसके सराउंडिंग बोनी वॉल, वो भी है। और तीसरी चीज़ जो हम लोग डील करते हैं वो टीयर का प्रोडक्शन और ड्रेनेज। जो टीयर्स हमारी आँख को न्यूट्रिशन देते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हैं, उसकी स्मूथनेस बनाए रखते हैं, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बनाए रखते हैं, वो टीयर ड्रेनेज ऑपरेटर्स की फंक्शनिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसकी सर्कुलेशन, उसकी ड्रेनेज, जो उसके डिजीज़ हैं, वो सब हमारे ओकुलोप्लास्टिक सर्जरी के स्कोप में आते हैं। तो इसमें कई तरह के डिजीज़ आ जाते हैं, जैसे कई तो बाई बर्थ होते हैं, जिनको कंजेनिटल डिजीज़ बोलते हैं, और बहुत सारे एक्वायर्ड होते हैं, जैसे इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं,
इंजरीज़ की वजह से हो सकते हैं, डीजेनरेटिव और एज रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, और ट्यूमर्स हो सकते हैं जो बिनाइन भी हो सकते हैं, जो कि जिनका कि कैंसरस पोटेंशियल नहीं है पर कैंसरस डिजीज़ भी होते हैं। इन सब चीज़ों पे जो मैंने बात की, तो इन सब कंडीशंस को डील जब हम लोग करते हैं उसको ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। अब रही बात सुंदरता वाली, तो ये ऑक्यूलोफेशियल एस्थेटिक्स भी अब ऑक्यूलोप्लास्टिक्स का बड़ा इंटेग्रल पार्ट हो गया है, और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं कि आईज़ की एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करना। हम लोग ये बहुत अच्छे से अब अंडरस्टैंड करते हैं कि आईज़ की एस्थेटिक्स सिर्फ एक फैड नहीं है, सिर्फ एक ब्यूटी का तरीका नहीं है, वो एक पर्सन की एबिलिटी टू फेस द वर्ल्ड, हिज एबिलिटी टू कम्युनिकेट, हिज एबिलिटी टू बी कॉन्फिडेंट, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो कॉन्फिडेंस पे बहुत असर पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये स्पेशली आईज़, जब मैंने कहा कि वो हमारी कम्युनिकेशन, हमारी हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस, हमारी इनर गुडनेस सब कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं, तो कोई डिज़ीज़ हो तो वो एक्सप्रेशंस नहीं रह पाते उतने अच्छे। तो इसलिए उन सबको रिस्टोर करना और एज के साथ होने वाले चेंजेस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करना, रिवर्स करना, ये सब जो है ऑक्यूलोफेशियल एस्थेटिक्स में आ जाता है। उसके अलावा कई लोगों की डिज़ायर होती है कि वो अपीयरेंस को फर्दर इम्प्रूव करें, जो कि उनके लुक्स को एनहांस कर सके, तो वो भी ऑक्यूलोफेशियल एस्थेटिक्स में आ जाता है। तो आप लोगों ने बोटॉक्स के यूज़ की, फिलर्स के यूज़ की, ये सब तो सुना ही है। ये सब तो काफ़ी कॉमन यूज़ होने वाले दुनिया, और एज अ प्रोफेशन भी कई लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जो एक्टर्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं एंड दे फील कि नहीं हमें अपना लुक और एनहेंस करना है, तो उसके लिए शायद मुझे लगता है ज़रूरत पड़ती होगी। और उसके अलावा बहुत सारे सर्जिकल मेथड्स भी हैं। जब एज के साथ बैग्स बन जाते हैं या ऊपर लैक्स होके लिड्स हैंग करके लिड का जो फोल्ड है अपर लिड का, वो कम प्रोमिनेंट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ये वाला जो एरिया है ये नीचे आने लग जाता है, तो दैट इज व्हाट यू आर saying कि लैग हो जाता है। तो इन सब को ब्लेफरोप्लास्टी से ठीक किया जा सकता है। ब्राउ नीचे आ जाए, ब्राउ प्लास्टीज की जा सकती हैं, और फोल्ड्स बन जाएं उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल, सर्जिकल मेथड्स, इंजेक्शंस, ये सब मिलके आई की और आई के अराउंड एरिया की या पूरा ऑक्यूलोफेशियल एस्थेटिक्स की ये एक पूरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब तो हमारी कॉन्फ्रेंसेस में ऑलमोस्ट 40-50% कंटेंट जो होता है वो एस्थेटिक्स पे होता है। तो सर आप दोनों चीज़ें करते हैं, फंक्शनल वाला भी और सुंदरता वाला भी, दोनों चीज़ें आप देखते हैं? अब ये इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी है जो मेरी स्पेशलिटी है। तो सर इस तरह की जब सर्जरीज की जाती है तो क्या उसके बाद कोई स्पेशल एहतियात लेने की ज़रूरत होती है कि जैसे अब अगर मान लीजिए हमने कुछ नहीं कराया फेस पे, हम मॉइस्चराइज़र उठाएंगे और लगा लेंगे, तो क्या उसके बाद कोई स्पेशल मॉइस्चराइज़र या अलग कुछ चीज़ उसका इस्तेमाल करना पड़ता है? हमारा मेन पर्पज़ यही होता है कि सब कुछ एज नेचुरल एज पॉसिबल हो, तो विच इज़ नॉट ऑल्टरिंग द फिजियोलॉजी। हमारा सब रेस्टोरेशन वर्क होता है टू ट्राई एंड गेट एज क्लोज टू द नेचुरल। सो इसलिए कोई भी ऑल्टरेशन नहीं करने की ज़रूरत होती है, एक्सेप्ट अगर आपकी सर्जरी हुई है तो कुछ हफ्ते प्रिकॉशंस लेना, वो अलग एस्पेक्ट है। पर अदरवाइज सब कुछ का एफर्ट यही होता है कि रेस्टोरेशन टू द नॉर्मल, थोड़ा ऑगमेंटेशन, थोड़ा सा एनहांसमेंट, वो उस तरह की चीज़ें। तो बाकी वो जो है नेचुरल तरीके से ही अपने आप बाकी जो है उसकी ब्यूटी तभी है अगर वो उसको इस तरह से किया जाए जो कि बिल्कुल नेचुरल हो, तभी उसमें ब्यूटी। तो सर ये तो हम लोग अब एक्चुअली हमने थोड़ी सी एडवांस स्टेज की पहले बात कर ली, लेकिन जिस वक्त आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है स्टार्टिंग में, एंड आजकल जो हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स जो बच्चे हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आईज के ऊपर करना एक अलग बात है, स्पेशली लाइक टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम यूजिंग द मेकअप, सो मैंने आईलिड्स पर भी मेकअप किया है, सारी चीज़ें की हैं, फाउंडेशन यूज़ किया है, बट बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का आँखों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो
नुकसानदेह है हमारी आंखों के लिए? वो प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए जो कि साइंटिफिकली बनाए गए हों। तो आई के अंदर तो जनरली अवॉइड ही किए जाते हैं, लेकिन मार्जिन, आईलिड मार्जिन्स पे जैसे लाइनर है या वो सब कभी कभी तो एलर्जी करते हैं। तो अच्छे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि साइंटिफिकली प्रोड्यूस्ड हों, जो कि दिखाए जा चुके हों कि सेफ़ हैं आईज़ के लिए, तो फिर ठीक है, तो फिर यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, तो सर जब हम लोग आईज़ को कहते हैं कि हमें स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ रखने के लिए आपने हमें कुछ पॉइंटर्स बताए हैं कि इन पॉइंटर्स पे काम कीजिए, एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज जो है वो उसका एक बहुत बड़ा जो है आयाम है। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनका टाइमली चेकअप होना। जो 2 ग्रुप्स हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल, एक तो चिल्ड्रन का ग्रुप जिसमें कि अगर डिजीज़ेस पिकअप नहीं होते तो उससे परमानेंट नुकसान हो सकता है। एक आई कुछ स्क्विंट है या टेढ़ापन है, ये चीज़ें सर कई बार बच्चों को जन्म से भी होती हैं, जैसे आँख कई बार टेढ़ी होती है, और ऐसा हमने सुना है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन करेक्ट मी, कि अगर बचपन में ही उनका वो जो उनका स्क्विंट है वो उस वक्त ठीक करवा लिया जाए तो ठीक रहता है, वरना जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई फंक्शन जो लूज़ हो जाते हैं वो नहीं हो पाते। जैसे हमारी जो डेवलपमेंट ऑफ विजन एट द ब्रेन लेवल और दोनों आँखों की कोऑर्डिनेशन डेप्थ देखने के लिए, जैसे हम स्टीरियोप्सिस कहते हैं, जो आप 3D फिल्म्स देखते हैं, जैसे उसमें जो गहराई है आपको एक 3rd डायमेंशन दिखती है, वो सब दोनों आँखों के इकट्ठे काम करने का फंक्शन है। और ये सब फंक्शन पहले 6 साल, कुछ हद तक पहले 12 साल तक ही डेवलप हो रहे होते हैं। अगर उस एज में करेक्टिव सर्जरी नहीं की जाए, अगर रिफ्रैक्टिव एरर हो, नंबर हो आपका जो ना लगाया जाए, या फिर स्क्विंट हो रहा हो उसका इलाज ना किया जाए, तो ये फंक्शंस परमानेंटली इम्पेयर हो जाते हैं। फिर उनको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। वो डेप्थ की क्वालिटी या फिर वो जो एक विजन सप्रेस हो गया जिसको हम लेजी आई या एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, वो करेक्ट नहीं है। तो ये हमारे दर्शकों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो बच्चों के इनिशियल ईयर्स होते हैं, जैसे सर ने बताया कि 6 साल तक या 12 साल तक अगर किसी भी तरह की करेक्शन की या करेक्टिव मेजर की ज़रूरत है तो आप उस वक्त ज़रूर लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और मैं तो कहूँगी डॉक्टर ए.के. ग्रोवर को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट। एंड जब आपको इस तरह की कोई कंसल्टेशन में बात बताई जाए कि चश्मा लगाना है या फिर आपको इस तरह का मेजर लेना है, तो उसको उसी वक्त कर लिया जाए, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल आ जाती है। सर बचपन से थोड़ा जब हम आगे आ जाते हैं, पढ़ाई वाला एज भी है हमारा, लेकिन जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं सर, नो वन टेक्स केयर। मतलब सबको ये लगता है कि अच्छा आज इतना काम किया, ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, 2 रातें ज़्यादा जाग लूँगा तो मेरे पास और अच्छा पैसा आ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। फिर बाद में जब यहाँ पर दिक्कतें शुरू होती हैं तब पछताते हैं। लेकिन फिर वही बात है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत में चुगने ना दिया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक फिर ये जब बच्चों के ग्रुप के बाद जो एडल्ट ग्रुप आया, लेट्स से अप टू 40 हम अलग बात करते हैं, बिल्कुल, उसके बाद ओवर 40 की अलग बात, डायरेक्टली टू माय एज ग्रुप। हाँ, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो जो 12 से 40 वाला ये जो एज ग्रुप हुआ, उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती हैं विजुअल वर्क से रिलेटेड, एक्सेसिव विजुअल वर्क, प्रॉपर विजुअल हाइजीन न यूज़ करना, बैड पोस्चर्स यूज़ करना, और उसके साथ होने वाला कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और ड्राई आई। जब हम ज़्यादा देर कंसंट्रेट करते हैं या विजुअल वर्क करते हैं और उस कंसंट्रेशन में हम लोग एडिक्वेट ब्लिंकिंग नहीं करते, तो जब आंखें ब्लिंक नहीं होती तो टीयर्स की सर्कुलेशन नहीं उन पर होती, वो सरफेस जो हमारी आई की जिसके थ्रू हमें देखना है उसका क्लियर होना कम हो जाता है, और हमारे आईलिड से जो सेक्रीशंस निकलनी चाहिए, जो उसकी ऑयली लेयर निकलनी चाहिए, वो एडिक्वेट नहीं निकल रही होती, तो ड्राई आइज़ होने लगती हैं। तो वो ड्राई आइज़ सिम्टम्स की वजह बन जाती हैं। इस एज ग्रुप में अगर हमारे नंबर हों, रिफ्रैक्टिव एरर हो जो नहीं करेक्ट की जा रही हो, उससे भी स्ट्रेन होने लगते हैं, हेडेक होने लगते हैं। तीसरी कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं वो एक्सेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन से फिर मैनिफेस्टेशंस आई स्ट्रेन की होने लग जाती हैं। स्ट्रेस से तो वो बहुत सारे लोग जो आते हैं वो सिम्टम्स के साथ जो आई के होते हैं, लेकिन उनके बेस पे होता है कि वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है। बॉडी में स्टीरॉइड्स लेवल ज़्यादा होने से भी कुछ आई डिजीज़ होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये इनडायरेक्ट जो डिप्रेशन के साथ या ओवरवर्क से या लैक ऑफ स्लीप से
जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, इन सब से होने वाला डिजीज़ है। तो यानी अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो भी उसकी आईसाइट वीक होने लग जाती है? आई साइट पे डायरेक्ट नंबर वगैरह पे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन सिम्टम्स मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं, थकान के या सिर दर्द के या आइज़ की दर्द के, या ऐसा लगता है कि मुझे कम दिख रहा है। वो सब जो प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं वो इंटरनल टर्मोइल से, इंटरनल स्ट्रेस से हो रही होती हैं। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि आप सक्सेसफुल तभी होंगे या अच्छी सक्सेस तब अचीव कर पाएंगे जब काम के अलावा अपना ख्याल भी रखें। बिल्कुल। तो अपनी केयर जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आप अपनी फैमिली के लिए भी उतने ही यूज़फुल हो पाएंगे जब आप अपनी केयर करेंगे। अपनी तो अपनों का ख्याल रखने के लिए जो दौड़ भाग कर रहे हैं उसमें अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है, उसके बिना वो नहीं हो पाए। और सर ये जो आपने पहली बात कही थी, ये सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कॉमन आपने बताई कि एडल्टहुड के अंदर कि आइज़ को हम लोग ब्लिंक कम करते हैं, तो आइज़ को एक फ्रीक्वेंट टाइप पर ब्लिंक करना ज़रूरी है। तो हमें कभी पता ही नहीं था कि पलकें झपकाना भी इतना ज़रूरी हो सकता है। बल्कि हम तो छोटे थे तो हमेशा वो गेम नहीं खेला करते थे सर कि आँख लड़ानी है, जो पहले झपकाएगा वो आउट हो जाएगा। तो वो डिस्करेज करना चाहिए बच्चों को। नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। ये जो लॉन्ग टर्म है कि भाई आप जब एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ा कॉन्शियस एक तो ध्यान रखें कि ब्लिंक होता रहे। तो सर जैसे अगर बहुत देर तक स्क्रीन टाइम हो रहा है, अगर हमारा कंप्यूटर पे ही बैठने का काम है, लैपटॉप पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़े थोड़े इंटरवल में मतलब तो 2-3 हाइजीन की इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये कि बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए। तो आपकी एक्सेसिव कंट्रास्ट कि रूम डार्क करके आप काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आइज़ के लिए थकान देता है, ज़्यादा सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो या तो आप कमरे की लाइट जला लें या फिर लैपटॉप की ब्राइटनेस कम कर लें, दैट विल आल्सो वर्क। बट थोड़ी बैकग्राउंड लाइट होना ज़्यादा हेल्दी है। और अपने को ब्रेक दे लिया करें, ये हर 45 मिनट्स या 1 आवर पे 1-2 मिनट का ब्रेक दे दें, आई की सर्कुलेशन को रिकवर होने का टाइम दे दें, थोड़ा घूम फिर आएँ या आइज़ की पामिंग कर लें या कुछ भी जो आँख को रेस्ट दे दें। पामिंग एज इन सर जैसे रगड़ के जो गरम लगा देते हैं, ये योगिक विधि है कि आप पाम लेके अपनी आइज़ को कप कर लेते हैं तो वो आइज़ को रेस्ट दे देता है। Wow. So do we actually have to touch it or it's like this? Palming. It's a cup. So it's not really touching. Okay. It's just relaxing your eyes. तो सर ये तो हमने बात की अपने मिडिल एज की। अब जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है तो उस वक्त किस तरह से आंखों का ख्याल रखना है? 40 की उम्र के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ तरह की डिजीज़ेस जो हैं और एज रिलेटेड चेंजेस वो 40 के बाद ऑब्वियस होने लगते हैं, और उनमें से कई डिजीज़ेस बिल्कुल साइलेंट डिजीज़ हैं जो कि अगर हम रूटीनली आइज़ ना चेक कराएं तो वो हमें बहुत एडवांस स्टेज पे पता चलेंगे जब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। तो एक तो जो कॉमन कंडीशन होती है कि 40 के बाद हमें नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़रूरी है कि जब हम चश्मे के लिए चेक कराएं तो सिर्फ ऑप्टिकल चेकअप ना कराएं, सिर्फ ग्लासेस का चेकअप ना कराएं, बल्कि किसी आई डॉक्टर को दिखा लें। और एक एनुअल चेकअप 40 साल के बाद ज़रूरी है, क्योंकि साइलेंट डिजीज़ेस जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनमें से ग्लोकोमा मैंने पहले भी अभी कहा, काला मोतियाबिंद जिसको कहा जाता है, सुन के ही डर लगता है सर। वो एक साइलेंट डिजीज़ है। वो हो सकता है लगभग सबको नहीं। सफ़ेद मोतिया जो है या कैटरेक्ट, जिसमें कि हमारा लेंस जो है आँख का, जिसके थ्रू लाइट ट्रांसमिट होके पर्दे पे हमारी रेटिना या जिससे हम लेयर्स, लाइट सेंसिटिव लेयर्स है जिससे हम देखते हैं, उसकी जो रास्ते में लेंस होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, उसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये ऑलमोस्ट 70-80% लोगों को एज के साथ हो जाता है किसी न किसी स्टेज पे, और उसके ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो सर वो इजीली ऑपरेट हो जाता है, उसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात तो नहीं होती? क्योंकि कुछ भी पता चलता है ना आंखों से रिलेटेड या ऑपरेट होना है तो वैसे ही डर लगता है इंसान को। इसमें इतने ज़्यादा टेक्निक में एडवांसमेंट्स हुए टेक्नोलॉजी के साथ कि जब मैंने ऑफ्थल्मोलॉजी ज्वाइन की 1978 जनवरी में, तब से अब तक रिकग्नाइजेबल नहीं है वो, इतना ज़्यादा प्रोसीजर चेंज हो गया। उस टाइम अगर ऑपरेशन होता था तो बड़े
मोटे टाँके लगते थे, बिना माइक्रोस्कोप के होता था, घर जाके सर्जरी होती थी। मैंने भी 1983-84 में घर जाके सर्जरी की हुई है। पर अब जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो गई हैं। अब सूचरलेस, बैंडेजलेस, इंजेक्शनलेस सर्जरी होती है। उसमेमें भी लेज़र, फेम्टोसेकंड लेज़र ऐसे आ गए जो कि उसको कुछ लोग रोबोटिक भी कहते हैं, जिनसे कि बहुत एडवांस्ड टेक्निक से सर्जरी होती है, सिर्फ 2 मिलीमीटर की इंसिजन से, जिससे कि एक दिन में आदमी को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। तो लेंसेज भी इतने अच्छे ऑप्टिकल क्वालिटी के बन गए जो कि आपको विज़न रिस्टोर कर देते हैं उस एज का जो 25 साल की उम्र में आपका विज़न था। उस तरह की क्वालिटी, कंट्रास्ट और उस तरह की कलर वैल्यूज़ दे देती हैं। और सर जो काले मोतियाबिंद की आप बात कर रहे थे, जहाँ तक काला मोतिया का सवाल है, वो एक साइलेंट डिजीज़ हो सकता है। कुछ लोगों में एक्यूट अटैक भी होते हैं, पर वो एक स्मॉल कैटेगरी है। ज़्यादातर में ये साइलेंट डिजीज़ होता है। तो नर्व डैमेज हो जाती है और पता तब चलता है जब एक आँख का विजन जा चुका होता है और दूसरी का भी 70, 80, 90% लॉस हो चुका होता है। तो इसका उपाय एक ही है कि रेगुलर चेकअप कराया जाए। रेगुलर चेकअप कराया जाए। बहुत ज़्यादा उन लोगों में तो सर्टनली जिनकी फैमिली में ग्लोकोमा की हिस्ट्री। उसके अलावा जो मैंने एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की बात की, जिसमें कि ब्लड सप्लाई पर्दे के उस सेंट्रल पार्ट की जो हमें बेस्ट विजन देता है, उसकी ब्लड सप्लाई कम होके डैमेज होती रहती है। तो इसमें भी सिवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय ट्रीटमेंट, अगर वो पहले डिटेक्ट हो जाए। एक तीसरा मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो साइलेंट होता है वो है डायबिटीज़ रिलेटेड डैमेज टू द आई। डायबिटीज़ से आंखें चली जाती हैं? डायबिटीज़ से आँखों की रोशनी जा सकती है, और अगर वक्त पे उसको डायग्नोज कर लिया जाए तो वो ये ब्लाइंडनेस टोटली प्रिवेंटेबल है। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा ना हो और चेकअप टाइम से ना हो तो ये ब्लाइंडनेस को कर सकती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं इसको। इसमें आँख के ब्लड वेसल लीक करने लगते हैं या एबनॉर्मल ब्लड वेसल बन के ब्लीड करने लगते हैं, जिनसे कि नज़र चली जाती है। पर ये सब कुछ प्रिवेंटेबल है और ये बहुत कॉमन कंडीशन है। तो सब डायबिटिक्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी आँखें चेक करें। तो इस तरह के बहुत सारे साइलेंट डिजीज़ जो हैं, हमारी जो ब्लाइंडनेस के कॉमनेस्ट कॉजेज़ हैं, वो ये सब इंक्लूड करते हैं। सर मुझे ना एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि पहले तो आप बताते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद आप बड़ी ही सहजता से कहते हैं कि ये प्रिवेंटेबल है। सो देयर योर एक्सपीरियंस स्पीक्स, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जनवरी 1978 से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की है अपने इस मेडिकल करियर में, तो आपके लिए यू आर अप्रोचिंग टू 1 लाख सर्जरीज ना अप्रॉक्सीमेटली। आपके साथ कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा या कोई आपकी ऐसी सर्जरी रही जो आपको, एक होता है ना सेटिस्फैक्शन तो आपके लिए मैटर है ही बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, बट अलॉन्ग विद दैट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज देयर इन योर हेड, और होता है ना खुद को शाबाशी देने का मन करता है, अच्छा काम किया आपने। तो ऐसी कोई सर्जरी रही सर? हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन या खुशी या जो हमें ताकत देता है, जो हमें कहता है कि काम करने में आनंद लेते रहो, वो यही है कि जो खुशी आप देखते हो उनकी आईज़ में, उनकी आईज़ ठीक करने से। तो जब फर्स्ट ऑपरेशन डे के फर्स्ट डे जब पेशेंट आता है और स्माइल उसकी देखने लायक होती है कि कहाँ से कलर वैल्यूज़, किस तरह का कंट्रास्ट जब उसको दिखाई देता है, एक डिफरेंस टोटली, तो वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आज भी एक पेशेंट आई है जो कहती है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी विजन हो सकती है। तो वो एक बहुत सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन। और फिर कभी कभी जब ऐसे पेशेंट होते हैं जो ये समझ के आते हैं कि उनकी आँख का इलाज नहीं हो सकता, कई ओपिनियंस लेके आते हैं, ऐसे कई ज़िंदगी भर फिर हमारे साथ वो मिलते रहते हैं। वो आके कहते हैं हमें कितनी खुशी मिलती है आपके घर आके या आपसे बात करके, या तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी वही है। एक जो पर्टिकुलर मुझे याद है वो था, एक सिर्फ 10 दिन का बच्चा था जब वो आया। उसकी बाय बर्थ दोनों अपर आईलिड जो होती हैं, जो आँख को प्रोटेक्ट करती हैं, बनी हुई नहीं थी। इसको हम कंजेनिटल कोलोबोमा बोलते हैं। बाय बर्थ नहीं थी? बाय बर्थ नहीं थी। तो वो
ब्लाइंड हो जा रहा था, ऑलमोस्ट हो गया था कि कॉर्निया जो आगे का ग्लास है हमारा उस पर क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं था तो वो ड्राई होके और उसमें ज़ख्म बन के और रोशनी चली गई थी। तो उसकी मल्टीपल स्टेज में करीब 4 स्टेज में सर्जरी करके वी वर एबल टू रिटेन एम्बुलेटरी विजन। उसमें इतना विजन हम बचा पाए कि वो अब ज़िंदगी भर एक्टिव रह सकता है, अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। तो ये वो आज तक की शायद जो हमारी सेटिस्फैक्शन है उन सब में उसको बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि स्पेशली जब एक इन्फेंट जिसको अभी 70, 80, 90 साल जीना है और 10 दिन का बच्चा सर, वहाँ पर तो सर्जरी करनी भी कितनी डेलिकेट या सेंसिटिव होती होगी। हाउ डिड यू मैनेज दैट? तो ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब हमारे साथ टीम होती हैं जो एक्सपर्ट हैं, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में बैकअप है आईसीयू का, बच्चों के आईसीयू का, बहुत अच्छी एनेस्थेटिक टीम्स का। तो ये एक बहुत बड़ा हमें सपोर्ट मिल जाता है कि उनको हैंडल कर सकना, उनकी केयर कर सकना। तो इस तरह के और बहुत सारे जो बैड फ्रैक्चर्स के साथ एस्थेटिक प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स के बहुत इन द आईज, अराउंड द आईज, द बोन्स ऑफ द आईज, उससे आई की पोजीशन खराब हो जाती है, आईलिड्स की शेप बिगड़ जाती है और आँख धंस जाती है, नीचे हो जाती है। वो सब चीज़ें रिपेयर करके एक आदमी को नॉर्मल लाइफ का पर्सपेक्टिव, लाइफ की एबिलिटी टू कम्युनिकेट देना, वो सब बहुत सेटिस्फैक्शन देते हैं। इस तरह एक कॉर्नियल ग्राफ्टिंग की है, आई के ट्रांसप्लांट की, जो है जो ब्लाइंड हो चुके होते हैं उनमें जब रोशनी दी जाती है एक आई को बदल के, जब कोई हम लोग आई डोनेट करते हैं, ये भी एक चीज़ मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि डेथ के बाद आई डोनेट की जा सकती है, और जब वो आई डोनेट होती है तो उससे 2 ब्लाइंड लोगों को साइट दिया जा सकता है। तो ये हमें करते रहना चाहिए, अपने को याद दिलाते रहना चाहिए कि डेथ के बाद जब हमारे लिए आईज यूजलेस हैं तो वो 2 लोगों को विजन दे सकते हैं। तो आईज सर ये जो आई डोनेशन है उसके लिए, बिकॉज आई नो यू आर द चेयरमैन ऑफ विजन आई सेंटर ऑल्सो, तो आप लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट करके ये डोनेशन किया जा सकता है? हमारे आई बैंक्स बहुत सारे हैं जिनमें कि आई डोनेशन का प्रोसेस होता है। गंगाराम में भी रोटरी सेंट्रल आई बैंक है जहाँ पे डोनेशन किया जा सकता है। टीम आके डेथ के बाद विदिन 6 आवर्स प्रेफरेबली आइज़ को कलेक्ट कर सकती है और ऐसे रिप्लेस कर देते हैं कि पता नहीं लगता कि कोई डेफिसिट हुआ है। तो उसके लिए आर्टिफिशियल आई वगैरह लगा के वैसे करते हैं। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि आपके जाने के बाद कोई और आपकी आंखों से देख सके। तो जैसा कि डॉक्टर ए.के. ग्रोवर ने कहा कि आई डोनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और होता है ना कई बार कोई चीज़ आपके दिल में लग जाती है, तो सर ये बात आज मेरे दिल में लग गई है। ये अपील मैं सबसे करूँगा कि प्लेज करें अपनी आइज़, और जब घर में कोई प्रियजन का लॉस होता है तो शोक के समय में ये भी याद रखें कि हम औरों के लिए कितना बड़ा दान कर सकते हैं, उनको जीवन दान दे सकते हैं, नेत्र दान दे के। तो और ये सर मैं ज़रूर, बिकॉज इतनी अच्छी बात जो आपने ये कही है, ये लाइक इट वेंट इनसाइड माय हार्ट, और मेरे दिल से ये आवाज़ आ रही है कि मैं भी नेत्रदान करूँगी। एंड सर आई प्लेज दैट टुडे। आई विल कॉन्टैक्ट यू आफ्टर दिस, और मुझे नेत्रदान करना मैं ज़रूर करूँ। धन्यवाद सर यहाँ पर अभी जो आपने जिक्र किया था, एक जो उस बच्चे की सर्जरी का, जो आपने बोला पलक डेवलप नहीं हुई थी उस वजह से नहीं देख पा रहे, हमारे दर्शक भी कभी कोई ये बात सोच ही नहीं सकता है कि ये पलकें इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। क्या रोल रहता है सर इनका आंखों में? जो हमारी आइज़ की प्रोटेक्शन वो अपर लिड से होती है मेनली, क्योंकि वो उसको कवर कर लेती हैं, उसकी सर्कुलेशन बनाए रखती हैं। हमारे टीयर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं सरफेस को हेल्दी रखने का, ट्रांसपेरेंट रखने का, तो उस पर सर्कुलेशन करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और इसके अलावा लोअर लिड जो हैं वो टीयर ड्रेनेज ऑपरेटर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वो ड्रेनेज जो है उसके थ्रू होता है, तो कोई डिजीज़ हो जाए तो आइज़ हर वक्त वाटर करती रहेंगी, उससे वो दैट कैन मेक लाइफ वेरी मिजरेबल। ये हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड। तो सर जैसे आपके पास तो इतने लोग आते हैं आइज़ दिखाने के लिए ना, लाइक राइट फ्रॉम द मिनिस्टर्स टू कॉर्पोरेट्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट, तो जब ये सब लोग आते हैं आपके पास,
तो वो लोग को भी आप मतलब बिल्कुल पेशेंट की तरह देखते हैं कि नहीं, आपको लगता है कोई मिनिस्टर सो हाउ डू यू डील विद दैट? बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग दिस सर, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर एट ईज विद योर पेशेंट्स, बट येस कुछ हमारे नए नए डॉक्टर्स भी बने होते हैं जो प्रोफेशन में आ रहे होते हैं, कई बार एक VIP सिंड्रोम होता है. सो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. उन सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है कि दे शुड नॉट फील नेग्लेक्टेड, दे शुड फील दैट दे हैव बीन पर्सनली लुक्ड आफ्टर, बट अदरवाइज केयर इज़ 100% द सेम. सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको भी वही एग्जैक्टली ट्रीटमेंट दें जो हम पुअरेस्ट और वीकेस्ट को दें, क्योंकि ये जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है. कोई VIP समझ के किसी की ट्रीटमेंट करेंगे तो उनका नुकसान करेंगे. तो सर कोई आते हैं जब आपके पास मिनिस्टर साहब, तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं, सर आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, पानी निकल रहा है. सो इज दैट द सेम वे? बिल्कुल वही है. और केयर भी एग्जैक्टली वही है. केयर भी एग्जैक्टली वही. ये आपने बहुत अच्छी बात कही. और वैसे भी हमारा संविधान भी सभी लोगों को एक जैसा अधिकार देता है. स्वास्थ्य की सेवाओं को लेने का भी एक जैसा अधिकार है, जीने का एक जैसा अधिकार है. और आप जैसे लोग हैं जो संविधान की उन सभी चीज़ों को यथार्थ में करते हैं, तो वी आर सो मच थैंकफुल टू यू सर. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी वीकेस्ट से या जिसको आप बिना फाइनेंशियल चार्जेस के भी देख रहे हो, तो उतने ही प्यार से, उतने ही कंसंट्रेशन से, उतने ही ध्यान से देखो, तभी आपकी मेडिकल प्रोफेशन की ट्रेनिंग और मेडिकल प्रोफेशन की आपकी जो केयर की फीलिंग है वो तभी सफल है अगर आप सबको सेम समझ के इलाज करते हो. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत इम्पॉर्टेंट. तो अनलेस यू फील गुड एज ए ह्यूमन बीइंग, प्रोफेशन में कोई जॉय नहीं. प्रोफेशन का जॉय वही है जिसमें कि आप ये फील करो कि आप लोगों का अच्छा कर पा रहे हो जेन्युइनली. बिल्कुल. सर आपने अभी जो जिक्र किया था कि जब आपने मेडिकल प्रोफेशन स्टार्ट किया तब से, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था मोतियाबिंद का ही, तो पहले जो है जैसे आपने बोला मोटे टाके लगते थे, अब उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की मदद से और इजी होती जा रही हैं. तो ये जो टेक्नोलॉजी अभी हम सभी लोगों के जीवन में आ गई है, बट इसके बावजूद भी हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हर दूसरे महीने या हर तीसरे महीने भी बदलती रहती है. तो अपने आप को आप अपडेट कैसे रखते हैं? क्योंकि शुरुआत तो कितने समय पहले हुई है, लेकिन आज भी आप समय के साथ चलें, इस चीज़ को आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? मेडिकल साइंस में तो ये बहुत ज़रूरी है. यू कैन नॉट ट्रीट और यू कैन नॉट एटलीस्ट बी हैप्पी अबाउट डूइंग एनी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट अनलेस यू आर एब्सोल्युटली अप टू डेट. कि आप वो सेटिस्फैक्शन की जिससे मैंने बात की कि जब तक आप ये ना फील करो कि आपने बेस्ट पॉसिबल आपके सामने जो है उसका किया, तब तक मेडिसिन करने का कोई फ़ायदा नहीं. तो सर पढ़ते हैं आप अभी भी? बहुत कॉमनली. So how do you find time सर? क्योंकि सुबह से शाम तक तो आप लोग मरीजों से घिरे रहते हैं, उनको देखते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो कैसे समय निकलता है? तो जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब कुछ ऐसा लगता है कि नया है कुछ या कुछ एडवांसमेंट है, तो वो अपडेटेड रहना ही होता है, पढ़ना ही होता है. पर उसके अलावा हमारे अपडेट्स होते रहते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं जिनमें कि हमें वो नॉलेज मिलती है. और एक ग्रेट लेवलर ये हुआ है कि अब सब नॉलेज जो है नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है. जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें किताब से पढ़ के इमेजिन करके सर्जरी समझनी पड़ती थी, और उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन के कोई मेथड नहीं थे. 95% ऑफ कंज्यूमेबल्स या इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे. आज वो सब कुछ अवेलेबल है. तो आज तो ग्लोबली वन वर्ल्ड हो गया है. सो आपको कोई गैप नहीं रहा बिटवीन व्हाट वी कैन प्रोवाइड और व्हाट एनीबडी इन एनी अदर कंट्री कैन प्रोवाइड. That is why ophthalmology in India is one of the best in the world. Probably top 3 में हम definitely best services देते हैं हर सब speciality of ophthalmology. So that's something to be proud of, yeah. Absolutely. तो सर आप पढ़ते तो हैं, आप पढ़ाते भी हैं, आपने ऑथर की हैं बहुत सारी बुक्स, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए. आई डोंट नो कि आप मतलब ट्यूट करते हैं उसे या किस तरह से आप उसको लेके चलते हैं. जो आपने बात की लर्निंग की, so teaching is the biggest learning. जब हम पढ़ाते हैं या जब हम लेक्चर लेते हैं, मैं ग्लोबली करीब
1,500-2,000 करीब लेक्चर्स दे चुका हूँ, या लाइव सर्जरीज़ कर चुका हूँ, या वर्कशॉप्स या इंस्ट्रक्शन कोर्सेज कर चुका हूँ। तो जब हम पढ़ाते हैं या अपने पोस्ट ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हैं, अपने फेलोज़ जो हमारी सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग करते हैं उनको पढ़ाते हैं, तो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज भी करते हैं और उससे नॉलेज अपडेटेड भी रहती है। और एक रिवीजन भी हमारा हो जाता है, पिछली बार से अब कहाँ पहुँचे, क्या अपडेट हो गई है। जब हम बोलते हैं किसी सब्जेक्ट पे तो एक तो अप टू डेट नॉलेज हम उस पर जाननी चाहिए। दूसरा, हम अपने जो ऑपरेटेड केसेस हैं उनके प्री ऑपरेटिव रिज़ल्ट, पोस्ट ऑपरेटिव रिज़ल्ट्स देखते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उसमें उनसे हम सीखते हैं कि कहाँ हम बेटर हो सकते हैं, कहाँ हम कोई पिटफॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन डेप्थ। तो इसलिए टीचिंग जो है वो औरों का जितना फ़ायदा करती है उससे ज़्यादा अपना फ़ायदा करती है। तो इसलिए आप किताबें लिखते रहते हैं? तो किताबें लिखना, चैप्टर्स लिखना, या फिर आर्टिकल्स जो साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं वो लिखना, या फिर जो बाकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग टीचिंग। तो टीचिंग एक मेरा बहुत बड़ा लव है हमेशा से। ऑफ्थेल्मिक एजुकेशन पे भी मैंने काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा हूँ। वर्ल्ड की इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ का एजुकेशन पे, जो मैं ऑफ्थेल्मिक एजुकेशन पे उनका हिस्सा हूँ या चेयर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। तो वो सब इसलिए हैं क्योंकि एजुकेशन मुझे लगता है ना सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहा है, लोगों का फ़ायदा कर रहा है, कम्युनिटी का फ़ायदा कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, बल्कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन का, उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। जब आप नाउ सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पूरा आपकी लाइफ जब आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं और जब आप टीचिंग के माध्यम से उसे वापस देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने ऋण लिया था इस समाज से, वो कहीं ना कहीं हम वापस दे रहे हैं उनको। बहुत ग्रेटफुली याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें पढ़ाया। उनको ज़िंदगी भर मैंने कन्वे भी किया है टीचर्स डे पे, या वो कि उनसे कितना गेन किया। तो ये जब फीलिंग आपको भी ग्रैटिट्यूड उन हर आई में दिख जाता है जिनको आपने दिल से पढ़ाया है, तो वो एक बहुत बड़ा ह्यूज ग्रुप हो जाता है ओवर योर लाइफ टाइम, जो कि those who have benefited and those who look gratefully at you, and that love और satisfaction जो वो उससे बड़ी एक पेशेंट केयर की सेटिस्फैक्शन है, एक टीचिंग की सेटिस्फैक्शन। ये दो बहुत बड़े एंड लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल योर। और सर दोनों के लिए डेडिकेशन बहुत चाहिए, आई मस्ट से, एंड यू हैव दैट, क्योंकि आप वो डेडिकेशन शोकेस भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उससे लोग आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। तो वो जो खुशी आप उनको दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आपने कहा था ना कि हमारे बॉडी को सही रखने के लिए स्ट्रेस फ्री होना है, ये सारी चीज़ें, तो वो स्ट्रेस कम करने का काम तो आधा आप कर दे रहे हैं। औरों को खुशी देने से ज़्यादा आप अपने को खुशी देते हैं। उस कम्युनिटी की भी सर्विस, जब आप कम्युनिटी में जाके कैंप्स करते हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे थ्रू आउट लाइफ फ्री कैंप्स किए हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन, वो ग्रेटिफिकेशन जो है, वो आपको जो जितना खुशी देता है, शायद आप जितनी औरों को खुशी देते हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। और वो जैसे स्पिरिचुअल वेलबींग और मेंटल वेलबींग की बात की, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। गिविंग इज़ द बिगेस्ट हैप्पीनेस। गिविंग इज़ द बिगेस्ट हैप्पीनेस, यस। सर आपने अभी यहाँ पर एक बात की थी कि जैसे अब बहुत सारे हमारी जो टेक्नोलॉजी आई है, आई एम गोइंग बैक टू दैट पॉइंट, कि जिसके माध्यम से सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। एक आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ हम देख रहे हैं कि जो सर्जरी अंदर हो रही होती है, स्पेशली चाहे वो आइज़ की ही सर्जरी हो रही है या वो कितनी भी सेंसिटिव सर्जरी हो रही है, उसका जो एक वीडियो है वो बाहर जो है घर वाले देख रहे होते हैं लाइव। लाइक ऐसा होता है या फिर ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? पहले बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। मेरे सेंटर में भी करीब 5 साल पहले तक ये प्रैक्टिस थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये चली गई है। अब जनरली नहीं डेमोन्स्ट्रेट करते, क्योंकि सर एक तो जो व्यक्ति उस एरिया ऑफ मतलब हम कह सकते हैं उस फील्ड से ही नहीं है, तो उनके लिए तो ये देखना भी बहुत घबराहट वाला काम हो सकता है। बिकॉज जैसे अगर कोई मुझे कहे कि आपको एक आई सर्जरी हो रही है और आपको दिखनी, आई कैन नॉट वॉच दैट, मे बी बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव थिंग्स जो होती हैं उसमें। तो क्या रीज़न था सर जो
इस तरह की चीज़ शुरू हुई और अब आपको लगता है कि ये धीरे धीरे बंद हो रही है? पहले जो सर्जरी दिखाई जाती थी वो उस तरह की सर्जरी थी जिनमें कि ब्लड लॉस वगैरह नहीं है, जैसे आई की इंट्रा ऑक्यूलर सर्जरी, आँख के लेंस वगैरह की सर्जरी। तो उसमें आमतौर पे ऐसी चीज़ें नहीं थी जो ले पब्लिक देख के घबराए। तो इसलिए एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि भाई हम देखो ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। So was that a requirement from the patient's family or it was an initiative from an like a healthcare providing unit? More of an initiative from healthcare providing unit. पर gradually ये realize किया गया कि sometimes there may be patients who feel very worried or if there is an occasional difficulty in the surgery, it may mean trauma to the family and things like that. उस तरह की चीज़ों को सोचते हुए gradually ये practice अब बंद हो गई है। वाह सर, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा है और हम कह सकते हैं हमारी आंखें खुल गई हैं। इतनी नॉलेज आपने दी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस टॉक। आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है शिल्पा जी, और आज भी बहुत अच्छा लगा, और आपने ये मौका दिया हमारे ऑडियंस से बात करने का, उनसे कुछ आँखों की केयर के बारे में, आँखों के सस्टेन करने, आँखों को इम्प्रूव करने के बारे में, और जनरली लाइफ के बारे में बात करने का ये जो आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और थैंक यू सो मच सर, बट आई वुड से दैट ऑल थैंक्स गोज टू आवर डायरेक्टर सर, बिकॉज ये उनका बहुत मन की इच्छा थी कि हम डॉक्टर ए के ग्रोवर के साथ ये एक टॉक शो करें ताकि लोग जान पाएँ कि किस तरह से आँखों से के माध्यम से हम सिर्फ अपने जीवन को नहीं बल्कि कह सकते हैं ना कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी हम लोग कनेक्टेड रख सकते हैं अपने साथ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। Thank you. It's been a privilege. So before I say a goodbye, I want to ask this. Throughout the interview, I saw you in this mudra. What is this? क्या है ये? ये जब मैं प्राणायाम करता हूँ या सुबह मेडिटेशन करता हूँ तो ये भी एक मुद्रा है। अच्छा, और ये आंखों को अच्छा बनाती है? अगर बनाती तो हम भी करेंगे। ऐसा मुझे नहीं पता। But that's so good sir कि जिस वक्त भी आप हैं, you are aware about what you are doing. That's so beautiful. Thank you so much for coming sir. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके ऑडियंस का। Thank you sir. So my dear friends, आँखें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन आँखों को बेहतर रखने के लिए आपको अपने जीवन में तनाव को दूर रखना है, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा स्ट्रेस आपकी आँखें ख़त्म कर दे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम लोग खाने पीने में अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं या हम अपने लाइफस्टाइल में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आँखों पे असर पड़ सकता है ना। तो क्यों रिस्क लेना है? इन आँखों को वो शक्ति दीजिए कि हम आने वाला कल देख सकें। उसके लिए सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी ताकत पैदा करनी ज़रूरी है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद।